Hello friends, welcome to my YouTube channel All in GK Trick में. Friends, today we are going to discuss a very important topic of world history, Renaissance period. तो फ्रेंड्स रेनेसा पीरियड जो था वो इतिहास का जो विषय है मतलब यूरोपीय देशों में, अमेरिकन देशों में या बाद में भारत में भी आया रेनेसा पीरियड. इसको पुनर्जागरण कहा जाता है. पुनर्जागरण फ्रेंड्स क्या होता है, आज हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे. पुनर्जागरण का इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी प्री में या यूपीएससी मेंस में थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव दोनों को मैं आज यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा. तो फ्रेंड्स यदि आप हिस्ट्री जानते हो, पूरा इतिहास जानते हो, उसका एक स्टोरी टाइप में उसको जानते हैं, तो आप उसका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप उसमें से कर सकते हैं. तो दोस्तों शुरू करते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो के साथ. यहाँ पर देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा और पक्का आपकी समझ में आएगा. तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं पुनर्जागरण. इसको कहते हैं रेनेसा. रेनेसा पीरियड. तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू करते हैं. रेनेसा पीरियड को हम डिस्कस करेंगे. पुनर्जागरण रेनेसा मतलब एक नवीन जागृति, और इसका फ्रेंड्स लैटिन भाषा में मतलब होता है मतलब रेनेसा, और रेनेसा का जो अर्थ है वो है पुनर्जन्म. इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, अर्थ होता है इसका पुनर्जन्म. रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जन्म. फ्रेंड्स अगर इसको पुनर्जन्म इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसकी टोटल हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा. मतलब पुनर्जागरण से पहले भी तो कोई समय हुआ करता होगा फ्रेंड्स. 16वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी से कंप्लीटली पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है. तो 16वीं शताब्दी से पहले का जो समय है उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, उसको भी तो कुछ नाम दिया जाता होगा. तो फ्रेंड्स हिस्ट्री है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तब आता है पुनर्जागरण. यानी सबसे पहले प्राचीन इतिहास और फिर मध्यकालीन इतिहास, और फिर यहाँ पर समझेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास, यानी पुनर्जागरण. तो फ्रेंड्स यहां जाके आ रहा है पुनर्जागरण. अब आप देख सकते हैं सबसे पहले प्राचीन इतिहास को माना जाता है, और प्राचीन इतिहास का जो टाइम है वो ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी तक, यानी कुछ ईसा पूर्व से पहले से चलता आ रहा है 5वीं शताब्दी तक. पांचवी शताब्दी तक ये इसको हम प्राचीन कहते हैं, प्राचीन इतिहास कहते हैं. और मध्यकालीन इतिहास फ्रेंड्स 5वीं शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, ये मध्यकालीन. और 16वीं शताब्दी से फ्रेंड्स आधुनिक इतिहास जो है वो अब एकदम से सिचुएशन तो बदलती नहीं है ना दोस्तों, सिचुएशन तो धीरे धीरे बदलती है. यानी प्राचीन इतिहास, प्राचीन से मध्यकालीन आने में थोड़ा समय लगा होगा, और मध्यकालीन से आधुनिक आने में कोई समय लगा होगा. यानी इसके लास्ट वाली स्थिति और आधुनिक के पहले वाली स्थिति तो मिलती जुलती होगी. यानी
इसके लास्ट वाली स्थिति में कुछ ऐसा देखने को मिला होगा। प्राचीन इतिहास के लास्ट वाली स्थिति में मध्यकालीन इतिहास की विचारधाराएं देखने को मिली होगी, और मध्यकालीन स्थिति के लास्ट में, अंतिम समय में आधुनिक स्थिति यानी पुनर्जागरण की स्थिति पहले से ही देखने को मिली होगी। यानी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही है, 5वीं शताब्दी तक जो समय था, तक का जो समय था, इससे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी। फिर पुनर्जागरण जो है वो 16वीं शताब्दी। तो दोस्तों 16वीं शताब्दी आपका पुनर्जागरण पीरियड। फिर यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, पुनर्जन्म क्यों कहा जाता है इसको, इस पे बात करेंगे। पुनर्जन्म इसको क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता थी विश्व की, मोस्टली यूरोप देशों में सबसे पहले प्राचीन सभ्यता एक अच्छी सभ्यता मानी जाती है। यूरोपीय देशों में प्रमुख आपको पता ही है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आपका हॉलैंड, आपका पोलैंड या फिर आयरलैंड, विभिन्न प्रकार के जो देश थे, इनमें इस यहाँ की जो संस्कृति है वह बहुत अच्छी सभ्यता उस टाइम पर विकसित थी, क्योंकि लोग अपने ज्ञान और अपनी क्षमता का प्रयोग करते थे। आपको पता होगा ईस्वी से कई शताब्दी पहले से ही मनुष्य ने आग का खोज, आग का आविष्कार, मनुष्य ने धातुओं का आविष्कार, मनुष्य ने धातुओं की खोज और धातुओं से नए बर्तनों, नए सामान, नए औजार, हथियार वगैरह इनका आविष्कार करना शुरू करे। मतलब पहले से ही मनुष्य चिंतन और तर्कशील था। यहाँ पर फ्रेंड्स चिंतन और तर्कशील मनुष्य यहाँ पर चिंतन करता था, तर्क करता था, और तर्क के आधार पर नए सिद्धांत और नए खोज को अपनाता था, खोज करता था। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाता है, जैसे ही मध्यकाल का जो इतिहास है, 5वीं शताब्दी से बाद का जो इतिहास है, वहाँ पर यूरोपीय समाज में कुछ अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है, और उन अव्यवस्थाओं को हम यहाँ पर, इसमें मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन करके लिखूंगा, समझना और समझ, जैसे आप समझ जाओगे तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स भी करो। ऑब्जेक्टिव्स भी अभी बताऊंगा फ्रेंड्स, तो ज़्यादा जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव्स अभी बताऊंगा। अगर टाइम लगेगा तो वो हमारे लिए ही फायदेमंद रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास, यानी पहले तो आप समझ गए हैं मनुष्य कैसा था, चिंतनशील और तर्कशील मनुष्य था, वैज्ञानिक सोच रखता था। मध्यकालीन जो इतिहास है, यहाँ पर 5वीं शताब्दी के बाद यूरोप में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है। अव्यवस्थाएं का मतलब यूरोप का जो सामाजिक वर्ग है, सामाजिक व्यवस्था है, उसका विभाजन हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था तो आप देखते हैं ना, समाज ही क्या करता है, किसी देश की उन्नति करता है, किसी देश को प्रगति के राह पर ले जाता है, और समाज ही एक ऐसा जरिया होता है जो अपने दुरुपयोगों द्वारा, दुर्व्यवहार द्वारा या गलत नीतियों द्वारा क्या कर देता है, देश को नीचे ला देता है, यानी वहां का विनाश करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ का विभाजन हुआ, सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन फ्रेंड्स, यहाँ पर समाज जो है उसका विभाजन हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर समाज का विभाजन कैसे हुआ, यहाँ पर कुछ वर्ग बन गए समाज में, अलग अलग वर्ग बन गए लोगों के। कुछ लोग धनी, ज्ञान के अत्यधिक ज्ञानी हो गए, या कुछ लोग धन जिनके पास ज्यादा हो गया, किसी के पास धन कम हो गया, और धन के हिसाब से या फिर किसी और तरीके से वो क्या हो गए, इनके वर्ग बन गए फ्रेंड्स। पहला वर्ग यानी प्रथम स्टेट्स कहा जाता है फ्रेंड्स इसको, इसमें पादरी वर्ग, और द्वितीय स्टेट्स में फ्रेंड्स कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट्स में फ्रेंड्स ये तीन वर्गों ने पूरे यूरोप की सामाजिक व्यवस्था को अलट पलट कर दिया। यही तीन चीजें जो थे वो इन वर्गों ने ही यूरोप में मध्यकालीन इतिहास को अंधकार युग के नाम से विख्यात कर दिया। मतलब जो आपका जो मध्यकालीन इतिहास है उसको अंधकार का युग भी कहा जाता है, और यही जो तीन वर्ग थे इन्होंने ही ऐसा काम करा।
मोस्टली 3 वर्गों ने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन 3 वर्ग में बटे हुए थे। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, जो पादरी वर्ग हैं ये चर्च के लोग थे। चर्च आपको पता होगा, जैसे इटली था, इटली में इटली का जो उत्तरी भाग था, रोम, जहां पर विकसित एक नगर था, जो चर्च का एक प्रमुख केंद्र था। और चर्च उस टाइम पर यूरोपीय अन्य देशों में भी प्रसिद्ध था। अब फ्रेंड्स, चर्च क्या था? ईसा मसीह का जो पवित्र स्थल होता है उसे चर्च कहते हैं, यानी ईसाइयों का। तो उनके जो प्रमुख स्थल जो ईसाइयों का था उसको चर्च कहा जाता था। और चर्च के लोग अपने आप को भगवान मानते थे, यानी भगवान मानते थे। वो जनता को प्रेशर करते थे, जनता को दबाव डालते थे। उनके पास चर्च कर के रूप में भी जनता से पैसे वसूलता था और अत्यधिक धनवान होता चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह जनता को तुच्छ समझने लगा और जनता के माइंड में उसने एक ऐसी विचारधारा डाल दी कि जनता, यानी जो श्रमिक वर्ग हैं, यानी जो पादरी वर्ग नहीं है, वो क्या है? वो भगवान ने हमारी सेवा के लिए यहाँ पर धरती पर भेजा है। मतलब किसके लिए भेजा है? पादरी वर्ग की सेवा करने के लिए। और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एक्सिस्टेंस इस वर्ल्ड में उनका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। उनको तो केवल सेवा के लिए भेजा गया है और उनको जीवन जीना है हमारे लिए, और जीवन जी के मरना है, और वो उनको कुछ करने की आज्ञा नहीं है। ऐसा उन्होंने एक भ्रम जनता, श्रमिक वर्ग के दिमाग में, माइंड में डाल दिया था। और जिस कारण से फ्रेंड्स पादरी वर्ग जो था ये अत्यधिक धनवान होता चला गया और जो श्रमिक वर्ग है ये अपने आप को तुच्छ समझने लग गए। और इन्होंने सोचा कि हमें जब जीवन जीना है मरने के लिए, तो हम क्यों नए अपना दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करें। यानी इन्होंने अपने माइंड का दिमाग का प्रयोग करना बंद कर दिया। दिमाग का प्रयोग बंद कर दिया। श्रमिक वर्ग जो, इन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग करना बंद कर दिया। तो जब दिमाग का प्रयोग ही नहीं होगा तो नए आविष्कार कैसे होंगे, नई खोज कैसे होगी, या नए क्षेत्रों में विकास कैसे होगा, शिक्षा का विकास कैसे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से इस युग को यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हो पाया है, कुछ विकास नहीं हो पाया था। इसलिए इस काल को मध्यकाल कहा जाता है, अंधकार युग कहा जाता है। और कुलीन वर्ग ये तो राजा के बहुत ही ज्यादा निकट थे, अमीर वर्ग के लोग थे, उस समुदाय के जो राजा के ज्यादा करीब रहते थे, राजा के सगे संबंधी भी हैं। इनमें सामंत वगैरह जो थे वो ये कुलीन वर्ग था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे कि आधुनिक जो युग है, इतिहास है, उसको पुनर्जागरण क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे मनुष्य जागा हुआ था, यहाँ पर मनुष्य जागा हुआ था, यानी वो अपने ज्ञान, जागा हुआ का मतलब ये है कि वो अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा था उस टाइम पर और नए आविष्कार कर रहा था। और यहाँ पर वो आकर के क्या हो गया, सो गया। यहाँ पर वो अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाया, अर्थात वह यहाँ पर सुप्त अवस्था में था। और यहाँ पर वो पुनः इस अवस्था में जब पहुंचता है तो वो पुनः जागा हुआ होता है, या वो जाग जाता है, यानी अपने ज्ञान का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है यहाँ पर इस समय में। तो हम इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप लोगों ने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को समझा, और मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ जिसमें खोज, कुछ तुक देता हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। देखो यहाँ पर एक नाम आता है टॉलमी का। अब सभी को तो टॉलमी के बारे में पता ही होगा, टॉलमी कैसा था, क्या था, क्यों प्रसिद्ध है टॉलमी। टॉलमी एक भूगोलवेता थे फ्रेंड्स, सभी को मालूम होगा। एक दार्शनिक भी थे, भूगोलवेता थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने फ्रेंड्स अपने ज्ञान के प्रयोग द्वारा ये बताया, इन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। भूकेंद्रीय सिद्धांत, भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया। भूकेंद्रीय सिद्धांत मतलब होता है पृथ्वी के केंद्र में कौन है, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, भूमि है, यानी पृथ्वी है। भू मतलब पृथ्वी, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी, और सारे प्लेनेट्स उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत जो है वो सबसे पहले टॉलमी ने दिया था। उसके विचार, यानी वो कुछ ना कुछ चिंतन मनन कर रहा था इस टाइम पर, जो व्यक्ति था यहाँ का, या यहाँ के लोग थे। उसके बाद प्लेटो का नाम आता है, सभी को पता होगा, सुकरात का शिष्य प्लेटो। और प्लेटो भी क्या था, एक दार्शनिक भी था,
एक भूगोलवेता भी था, एक वैज्ञानिक भी था। तो प्लेटो ने भी बहुत सारे योगदान यहाँ पर दिए हैं अपने ज्ञान का प्रयोग करके। इसके बाद यहाँ पे नाम आता है फ्रेंड्स अरस्तु। अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य होता है, प्लेटो इसके गुरु होते हैं। कभी पूछा जाता है कि प्लेटो के गुरु कौन है, तो सुकरात, और प्लेटो के शिष्य कौन है, तो अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन है, तो प्लेटो। और यहाँ पर इनका भी फ्रेंड जन्म होता, उदय होता है, और ये भी क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। अगला यहाँ पर नाम आता है पाइथागोरस। पाइथागोरस तो सबको पता होगा फ्रेंड। पाइथागोरस जो है गणित के क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रगति की है, और अभी भी हम इनके सिद्धांतों को गणित में पढ़ते हैं, इनके प्रमेय को हम गणित में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको पता ही होगा इसकी जो प्रमेय है, जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में इसमें दे रखा है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स ये वाली प्रमेय तो सबने सुनी होगी, सबने ये सिद्धांत देखा होगा कि किस पर बेस पर आधारित है जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये पाइथागोरस ने ही उस टाइम पर दिया था। तो ये जो प्राचीन युग है काफी जीता जागता युग था, लेकिन इस युग में जो धर्म के जो नेता थे, धर्म के नेता कहे जाते थे, कौन, ये पादरी वर्ग, इन्होंने पूरा गड़बड़ कर दिया। इन्होंने क्या जनता के दिमाग में ये डाल दिया कि तुम क्या कैसे आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो, दुनिया में मरने के लिए आ रहे हो और हमारी सेवा करने के। इसलिए इनका जो माइंड था वो एक दबाव में था, एक प्रेशर में था, और ये कुछ कर नहीं पाए। इसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इतिहास पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है। इसको फ्रेंड्स एक तो पुनर्जन्म कहते हैं, दूसरा इसको रिवाइवल ऑफ अर्थ, रिवाइवल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ज्ञान का रिवाइवल करना, ज्ञान का पुनः प्रयोग करना, ज्ञान का प्रयोग करना, और उसको नया मतलब पुराने ज्ञान का प्रयोग करके नए ज्ञान के प्रयोग द्वारा नए आविष्कार को जन्म देना। यानी इन्होंने जो आधुनिक इतिहास है, इन्होंने नजर डाली प्राचीन इतिहास पर, प्राचीन संबंधों पर नजर डाली, और इनके जो टोलमी, प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस हैं, इनको देख करके, इनके इतिहास को पढ़ करके उन्होंने नया सिद्धांत देना शुरू करा, नया आविष्कार करना शुरू किया। तो इसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। टोलमी ने यहाँ भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया, और यहाँ पे भूकेंद्रीय सिद्धांत टोलमी को ही देख करके तो किया होगा, और वो किया था कॉपरनिकस, और इसने दे दिया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो, सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड के, और सभी पिंड उसके चक्कर लगा रहे हैं, और अभी भी हम इसी को मानते आ रहे हैं। और ये कहा था आधुनिक इतिहास में पुनर्जागरण के टाइम पर कॉपरनिकस ने, और आलोचना किसकी करी, मतलब देख करके किसको बोला, टॉलमी ने। लेकिन टॉलमी ने तो पहले बता दिया था कि भू केंद्रीय सिद्धांत थोड़ा सा परिवर्तन था, लेकिन अपने ज्ञान का तो प्रयोग किया था इसने, और इसको देख करके इससे नवीन ज्ञान को जोड़ा, इसके ज्ञान को जोड़ा, और नए ज्ञान का प्रसार किया। इसी को करते हैं रिवाइवल ऑफ लर्निंग, पुनर्जागरण, रेनेसा। यहाँ पे हम बात करते हैं पुनर्जागरण के और क्या क्या कारण रहे। फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पर, बोर हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़े रेस्ट कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ बोरिंग सा लग रहा है तो बोरिंग था तो है ही फ्रेंड्स, इतिहास तो बोरिंग सा ही है, लेकिन अगर हम इसको इस आनंद के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि भाई प्राचीन सभ्यता कैसी थी, उसके बाद क्या हुआ था, क्या क्या। इसके अलावा हम इस फ्रेंड्स यहाँ से पुनर्जागरण से ही फ्रांसीसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, और जो बहुत सारे जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप वहाँ नहीं कर पाओगे। फ्रांस में जो क्रांति हुई कहीं ना कहीं इससे रिलेट्स करता है, इससे संबंध रखता है। इटली का एकीकरण इससे संबंध रखता है, जर्मनी का एकीकरण इससे संबंध रखता है, अमेरिकी क्रांति इससे संबंध रखता है। तो हमें यदि उन चीज़ों को पढ़ना है तो हमें पहले बेस को पकड़ना, बेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं, या फिर चलते हैं अगले, इसके कारण को हम पढ़ेंगे, पुनर्जागरण के क्या क्या कारण रहे होंगे।
तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के क्या क्या कारण रहे होंगे। तो पुनर्जागरण के कारण से पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक दो डिस्कस उसकी विशेषताओं पर कर देते हैं। तो पुनर्जागरण क्या है फ्रेंड्स? पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि जो मनुष्य के दिमाग में धर्म का प्रभाव था वह धीरे धीरे समाप्त हुआ। लोगों ने धर्म को नकारा, यानी धर्म की जो बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया और नए ज्ञान का प्रयास किया, अपने दिमाग का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, धर्म क्या है आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे। धर्म जो है वो एक सही विचारधारा है, वो गलत नहीं है। धर्म को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म ही हमें रीति रिवाज, हमें उठने, हमें बैठने, हमें चलने, हमें फिरने, हमें अपने दैनिक जीवन में कार्य करने की शिक्षा देता है। अगर धर्म ही ना होगा तो हमारा जो जीवन है वो अनियंत्रित हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा हमारा जीवन। तो इसलिए धर्म की महत्ता जरूरी है। लेकिन धर्म की महत्ता जरूरी होने का मतलब ये नहीं है कि धार्मिक भेदभाव हो, वो गलत है। या फिर धर्म में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना ये भी गलत है। जैसे कि पादरी वर्ग उस टाइम पर करता था कि हम ही भगवान के दूत हैं और ये जो धर्म है, ये जो नियम है, जो कानून है, ये हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। और जो हमारा जो धर्म है, जो धर्म बना रखा है वो हमने बना रखा है और हमारे अकॉर्डिंग धर्म बदलता है। उनकी ये विचारधाराएं थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस समय धार्मिक सोच जो थी, जो धार्मिक सोच थी वो धीरे धीरे समाप्त हुई। परंपरागत विचारधाराओं का समापन हुआ। जो परंपरागत विचारधाराएं हैं उसका समापन हुआ और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे, नए नए आविष्कार को जन्म देने लगे। धर्म के स्थान पर मानवता के उद्धार के लिए प्रयत्न किया जाने लगा। लोगों ने धर्म के स्थान पर सोचा कि नहीं, मानवता पर जोर दिया जाए और वहां पर काफी देशज भाषाओं का विकास हुआ, अच्छी भाषाओं का, सुदृढ़ और सांस्कृतिक भाषाओं का विकास हुआ और विज्ञान, निरीक्षण, परीक्षण और जांच और परीक्षण के क्षेत्र में वहां पर काफी उन्नति हुई। तो पुनर्जागरण के अब कारण को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन साहित्य का इस पर प्रभाव पड़ा। तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन, अभी मैंने आपको बताया था प्राचीन साहित्य का अध्ययन इन लोगों ने शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं आपको कुछ, यहाँ पे एक इटली का मैप बना के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इटली को ही पुनर्जागरण का जन्मदाता देश माना जाता है फ्रेंड्स। इटली ही पुनर्जागरण का जन्मदाता है। और पुनर्जागरण इटली में एग्जैक्ट कहाँ से हुआ था, किस स्थान से हुआ था, उसको मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से था फ्रेंड्स इटली। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दो पार्ट थे, दक्षिण इटली और उत्तर पश्चिमी इटली। यानी ये यहाँ पे फ्रेंड्स चर्च का साम्राज्य था। चर्च का आधिपत्य था यहाँ पर। चर्च यहाँ पे रोम था और रोम में ही ये चर्च का जो ज्यादा आधिपत्य था वो रोम में ही था। और अन्य देशों में और अलग देशों में भी यहाँ पर चर्च देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चर्च, रोम और जो नीचे वाला दक्षिण का जो हिस्सा था, दक्षिण पूर्व का, पूर्वी हिस्सा इसको कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व का, यहाँ पर एक नगर था जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट नगर है, मतलब पुनर्जागरण की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि पुनर्जागरण की जो ये क्षेत्र जो है, पुनर्जागरण की जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था, पुनर्जागरण का जो सबसे पहले लोगों ने पुनर्जागरण किया था, तो वो कुस्तुनतुनिया में ही हुआ था। पुनर्जागरण का जन्म कुस्तुनतुनिया से ही माना जाता है। और एक और फ्रेंड्स यहाँ पर एक नगर है जिसका नाम है फ्लोरेंस। ये भी पुनर्जागरण का अगर नगर पूछा जाए तो फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण नगर था और पुनर्जागरण का जन्म स्थली भी कहा जाता है इसको। और फिर कुस्तुनतुनिया और फ्लोरेंस ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते इसलिए थे क्योंकि ये एक नगर था और यहाँ पर
बुद्धिजीवी वर्ग निवास करता था फ्रेंड्स। और ये बुद्धिजीवी वर्ग या तो यहाँ से यहाँ पे आया था कुस्तुनतुनिया से, या यहाँ से बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ गया था, और इन दो स्थानों पर बुद्धिजीवी वर्ग मिलते थे, दार्शनिक वैज्ञानिक वगैरह। तो यहाँ पर ही इन दो क्षेत्रों से ही क्या होता है, पुनर्जागरण का जन्म होता है इटली में। प्राचीन साहित्य का अध्ययन फ्रेंड्स, पहला इसका कारण था प्राचीन साहित्य का अध्ययन जब किया गया, लोगों ने प्राचीन साहित्य में किसको, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस, इनको जब देखा, इनके ज्ञान को देखा और इनका अध्ययन किया, तो उन्होंने भी अपने सोच और अपने चिंतन को बढ़ाने की कोशिश की, और यहाँ पर पुनर्जागरण का जन्म होता है। इसके बाद पुनर्जागरण के जन्म का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध फ्रेंड्स, धर्मयुद्ध यहाँ इटली में, यहाँ पर एक स्थान है फ्रेंड्स, उसका नाम है जेरूसलेम। जेरूसलेम यहाँ पर इधर है जेरूसलेम, कुस्तुनतुनिया के ही आसपास, मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ही आपका पड़ता है जेरूसलेम। अब ये जेरूसलेम क्या था, एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। ये क्या था, धार्मिक केंद्र। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इटली का प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा था, या इटली का नहीं पूछा जाएगा, पादरी चर्च का पूछा जाएगा, चर्च का धार्मिक केंद्र, चर्च का धार्मिक केंद्र पूछा जाएगा तो कौन है, जेरूसलेम है फ्रेंड्स। और ईसाइयों का धार्मिक क्रम, ईसाई भी कहा जा सकता है, ईसाई लोगों का धार्मिक केंद्र था जेरूसलेम उस टाइम पर। लेकिन जो यहाँ पर एक प्रमुख देश है फ्रेंड्स, जिसका नाम है तुर्की। तुर्की में मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकांशतः रहते थे, और इन मुस्लिम समुदाय ने इस जेरूसलेम को, यानी इस जेरूसलेम को अपना क्षेत्र माना, अपना स्थल माना, अपना धार्मिक स्थल मानना स्वीकार किया बाद में, और इनसे धार्मिक स्थल छीनने की कोशिश की, और उस काम में वो सफल भी हो गए। यानी जेरूसलेम का धार्मिक केंद्र तुर्की इस्लाम धर्म के लोगों ने इसको छीन लिया इनसे, और जब धर्म को छीना गया तो यहाँ के जो इटली के जो प्रमुख प्रमुख जो लोग थे, उन्होंने इसका बहिष्कार किया, और उन्होंने बहिष्कार करने के बाद अपने ज्ञान का प्रयोग करके कुछ और परिवर्तन करना शुरू करा। ये भी धर्म युद्ध भी यहाँ पर प्रमुख पुनर्जागरण का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला कारण हम बात करेंगे व्यापारिक यात्राएं एवं खोज। व्यापारिक यात्राएं एवं खोज इसका प्रमुख कारण रहता है, मतलब पुनर्जागरण का प्रमुख कारण व्यापारिक यात्राएं हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने जेरूसलेम पर अधिकार कर लिया, तो वैसे ही आपको पता होगा इधर पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, या प्रमुख जो देश हैं एशिया, पश्चिमी एशिया के, वो इस तरफ सम्मिलित हैं, मतलब इस तरफ हैं। यानी अब इटली का जो व्यापार था वो इन देशों से, मतलब इस रास्ते से टूट गया, क्योंकि जो तुर्की के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, इनको इधर से नहीं आने देते, इनके जहाजों को इधर से नहीं आने देते थे, और जहाजों को बीच में ही लूट लेते थे जो यहाँ के लोग थे तुर्की के। मतलब रोम का जो, इटली का जो व्यापार था वो इस रास्ते, पूरब के रास्ते पश्चिमी एशिया में बंद हो गया, और सबसे ज्यादा तो व्यापार पश्चिमी एशिया में ही होता था। खनिज तेल, धातुएं, ये खाद्यान्न सबसे ज्यादा पश्चिम एशिया में ही मिलता था, और व्यापार यहाँ से क्या हो गया, पश्चिम एशिया में ही क्या हो गया, उनका बंद हो गया। तो फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर आपको भूमध्य सागर की लोकेशन इस तरफ है, तो ये इन्होंने क्या किया, भूमध्य सागर के जरिए नए रास्ते की खोज करी, मतलब यहाँ पर व्यापारिक यात्राएं हुई, व्यापार के लिए उन्होंने नए नए क्षेत्रों के समुद्री मार्गों से खोज की। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ खोज मैं आपको बताता हूँ। जब खोज की तो सबसे पहले कोलंबस जो थे, कोलंबस भारत की खोज करना चाहता था। भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर से पहुंच गया अमेरिका। मतलब ये
कोलंबस अमेरिका की खोज करी है। अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी 1492 ईस्वी में। 1492 में इसने अमेरिका की खोज कर दी। किसने? कोलंबस ने। तो फ्रेंड्स ये भारत जाना चाहता था लेकिन पहुंच गया अमेरिका और इसने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की। एक प्रमुख यात्री है। अगला है फ्रेंड्स, इसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इसने भारत की खोज की। 1498 में। 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। भारत की कालीकट बंदरगाह, पश्चिम बंगाल कोलकाता में कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा और ये भी प्रशांत महासागर के जरिए भारत पहुंचा। फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया? यात्राएं की और नए नए देशों की खोज करी और इन लोगों को देख करके क्या हुआ, जो व्यापारिक समूह है, व्यापारिक वर्ग है इटली के, उन्होंने भी देख करके इन रास्तों पर से व्यापार करना शुरू कर दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स एक नाम आता है मैगलन का। मैगलन का नाम आता है। मैगलन ने सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। इसने पूरी दुनिया का समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाया। समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाया और कहा कि पृथ्वी गोल है। कह दिया कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि इसने समुद्री मार्ग से जब पृथ्वी का चक्कर लगाया तो इसे आभास हुआ कि पृथ्वी गोल है। और इसने जो है प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया था। फ्रेंड प्रशांत महासागर किसने कहा सबसे पहले? तो मैगलन ने कहा है। तो इसने क्या काम किया? और प्रशांत महासागर का नामकरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंपॉर्टेंट है पुनर्जागरण की समय से, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोलंबस जो है अमेरिका की खोज 1492 में करता है और अमेरिका का जो नाम है अमेरिका, वो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है। यहाँ पे कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी 1492, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी 1498, मैगलन ने पूरी समुद्री यात्रा का चक्कर लगाया और कहा कि पृथ्वी क्या है? गोल है। इसके बाद प्रशांत महासागर का नामकरण भी मैगलन के द्वारा किया गया। इसके बाद अनेक तथ्य है जो यहाँ पर यात्राएं हुई, खोज हुई और इसके बाद व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति हुई। व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति होती है तो फ्रेंड्स ये फ्लोरेंस जो नगर है, फ्लोरेंस नगर है, वियना एक नगर है फ्रेंड्स, इधर ही वियना, फ्लोरेंस हो गया, वियना हो गया और मिलन हो गया, लूका हो गया, मिलन लूका। ये यहाँ के प्रमुख नगर थे। मतलब फ्लोरेंस, वियना, मिलन, लूका ये यहाँ के प्रमुख नगर रहे हैं और इन नगरों में व्यापारिक विकास को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिला था इन समुद्री यात्राओं के बाद, जो नए नए देशों की खोज। इसके बाद यहाँ पर हम अगले कारण की ओर चलते हैं जो पुनर्जागरण का अगला कारण था। तो ऑलराइट इंटरेस्ट फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, अभी तो पुनर्जागरण तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब शुरुआत हो रही है पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण तो बहुत मतलब शुरुआत से ही काफी लंबा मतलब यहाँ पे है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम अगला कारण की ओर चलते हैं। बहुत ज्यादा कारण है, प्रमुख कारण तो अभी छूटे हुए हैं, तो बने रहे हैं वीडियो पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगला पढ़ते हैं। अगला इसका प्रमुख कारण रहा है सामंतों को चर्च का सहयोग। सामंतों को चर्च का सहयोग मिल गया। यानी सामंत कौन थे फ्रेंड्स? राजा या राजा के जो सगे संबंधी थे, राजा के जो परिवार वाले थे, उनका क्या हो गया? इस चर्च के लोगों को क्या है? सहयोग मिल गया। मतलब उन्होंने
चर्च के लोगों का सहयोग करना शुरू कर दिया। सहयोग तो वो पहले से ही कर रहा था, क्योंकि कर मुक्त तो उसने चर्च को कर ही रखा था, चर्च कोई कर नहीं देता था। और उसने चर्च को ये भी सहयोग प्रदान किया कि आप चर्च क्या करेगा, जनता से, श्रमिक से कर के रूप में वसूलेगा, जिसको धार्मिक कर कहा जाता है। धार्मिक कर वसूल करेगा। अभी धार्मिक कर आपको पता है क्या है? तो धार्मिक कर है टाइड। टाइड जो है ये एक धार्मिक कर है। धार्मिक कर जो कि कौन वसूल करता था? चर्च। ये चर्च वसूल करता था किससे? श्रमिक वर्ग से, तो तृतीय स्टेट्स के लोग थे, उनसे धार्मिक कर वसूल करता था। राजा भी अपना कर वसूल करता था। राजा तो बहुत सारी कर वसूल करता था। तो राजा ने इनका सहयोग करना शुरू कर दिया। अब सहयोग करना शुरू करा तो जो श्रमिक वर्ग है इनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। तो श्रमिक वर्ग में तो बुद्धिजीवी वर्ग लोग रहते थे, कुछ कुछ अमीर थे, कुछ कुछ गरीब भी थे, जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर वगैरह, वैज्ञानिक वगैरह। ये सभी जो तृतीय स्टेट्स में रहते थे, इन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू करा। और ये चर्च के साथ एक घृणा, उसके बाद चर्च को इसने घृणाप्रद नजरों से देखा, यानी इसको इसने सहयोग करना ये बंद कर दिया चर्च को। यानी इसने धार्मिक जो स्थिति है चर्च की, उसको नकारना शुरू कर दिया और अपना ज्ञान का प्रयोग करके इसको, इन बुराइयों को, धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। सामंतों को चर्च का सहयोग होने के बाद भी क्या होता है, कुछ कारण बन जाता है कि पुनर्जागरण का जन्म हो। उसके बाद अगला है फ्रेंड्स, छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार हुआ। छापा खाना क्या है फ्रेंड्स? मतलब छपाई। यानी जो भी दार्शनिक जो थे उस टाइम पर, वो जो किताबें लिखते थे, तो वो किताबें जो है उसको छापना शुरू किया, उसको टाइप करना शुरू कर दिया गया। मतलब टाइपिंग मशीन जो है, छपाई की जो मशीन है, उसका आविष्कार हो गया। और छपाई की मशीन से अब क्या हो रहा था, जो भी बड़े बड़े दार्शनिक धर्म के विरुद्ध बातें लिख रहे थे, या धर्म के गलत व्यवहार के बारे में लिख रहे थे, चर्च के लोगों के गलत व्यवहार के बारे में लिख रहे थे, राजा के गलत व्यवहार के बारे में लिख रहे थे, या देश की उन्नति के बारे में लिख रहे थे, वो सभी छपना शुरू हो गया। अब वो किताबें छपना शुरू हो गया तो लोगों में किताबें पढ़ने का जो आनंद है, लोग उसे लेने लग गए। और किताबें पढ़ने से लोगों में क्या ज्ञान जागृत हुआ, और लोगों ने क्या कर दिया, मतलब वहाँ पादरी वर्ग के लोगों को उनके चर्च, उनका धर्म को मानने से बंद कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, इससे धर्म का क्या हुआ, धीरे धीरे समापन हुआ। मतलब चर्च के लोगों का क्या हुआ, धीरे धीरे समापन हुआ। तो छापे खाने का फ्रेंड्स यहाँ पर आविष्कार होता है, और छापे खाने से जो टाइपिंग मशीन है उसका जो आविष्कार होता है, और जिससे किताबें छपनी प्रारंभ हो जाती है, और लोगों पर ज्ञान का प्रसार होता है। ज्ञान का प्रसार ही तो क्या है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, पुनर्जागरण है। तो पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण छापे खाने का आविष्कार भी है फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर मानववाद का प्रसार। मैंने आपको बताया है कि मानववाद का प्रसार हुआ, मतलब लोगों ने धर्म के स्थान पर मानवता को प्रमुखता दी, मनुष्य को प्रमुखता दी। मनुष्य ही धर्म बनाता है, मनुष्य ही उसे संचालन करता है। सभी का केंद्र बिंदु क्या है, मनुष्य ही है। मनुष्य अपने ज्ञान के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक क्रियाकलाप, कार्य वगैरह करता है, और जिससे अपने देश का विकास कर सकता है। तो धर्म केवल क्या है, धर्म मनुष्य को केवल रास्ता देता है, बट धर्म को चलाता कौन है, मनुष्य। तो मानववाद जो है, मानववाद का प्रसार हुआ। और अगला है फ्रेंड्स, एक जो महत्वपूर्ण इस पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण है, वो है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य। भाई तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। अब ये तुर्की यहाँ पर थे, इन्होंने इस कुस्तुनतुनिया, जो यहाँ पर जो क्षेत्र था, कुस्तुनतुनिया, तुर्कों ने इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब अधिकार किया तो फ्रेंड्स यहाँ के जो बड़े बड़े यहाँ पे दार्शनिक रहा करते थे, अच्छे विद्वान लोग रहा करते थे, समृद्ध लोग, सुखी समृद्ध लोग यहाँ पर जो रहा करते थे, इनको भी यहाँ से
अब यहाँ पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, तो ये लोग यहाँ पर ढूंढने रहेंगे कि भाई आओ और हमको भी मारो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं रहेंगे। यहाँ से क्या कर दिया इन लोगों ने, भागना शुरू कर दिया। अभी यहाँ से ये लोग जब भागे तो भाई कहाँ भागेंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अपने ही सगे संबंधियों को ढूंढेंगे, अपने ही सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधी देश को ढूंढेंगे। तो यानी इसके जो नजदीक का क्षेत्र है रोम, कुछ लोग यहाँ से रोम की तरफ भाग गए भाई, और कुछ लोग यहाँ से पोलैंड, इंग्लैंड इस तरफ, यानी पश्चिम में पोलैंड है, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, या फिर जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, इन देशों में ये इन्होंने शरण ले ली। इन देशों ने इन्होंने शरण ली। तो गए कौन कौन, जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, यानी सभी लोग, मतलब कुछ श्रमिक वर्ग भी यहाँ से पलायन किया, इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब जो समृद्ध लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, यहाँ पर भी इन्होंने इन देशों से इन्होंने पलायन करना शुरू कर। अब जहाँ पर ये लोग जाकर के बसे, वहां पर तो ये खाली ऐसे ही नहीं रहेंगे ना, अपना ज्ञान का प्रयोग तो वहां पे भी करेंगे। तो इन्होंने उन देशों में भी अपना ज्ञान का प्रयोग किया और पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखो, कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का आधिपत्य था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण यही रहा कि तुर्कों का जो आक्रमण हो गया। आक्रमण के बाद से फ्रेंड्स यहाँ का जो इधर जो सामान है वो कम्प्लीटली बंद हो गया इस रास्ते से इटली का। तो उन्होंने भूमध्य सागर से या फिर प्रशांत महासागर, यहाँ भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर से पूर्वी देशों में व्यापार करना शुरू किया। अब फ्रेंड्स पुनर्जागरण की जो स्थिति है, सबसे पहले जो कुस्तुनतुनिया ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था और यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत मानते हैं। अब हम इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत करते हैं। पुनर्जागरण में फ्रेंड्स बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। अब जाकर के हुआ शुरू पुनर्जागरण की बातें, इसमें जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से आएंगे वो हम अब डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई होगी और बने रहिए वीडियो तक, लास्ट तक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ेंगे इटली का पुनर्जागरण, इटली में ही पुनर्जागरण कैसे हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण, किन किन क्षेत्र में पुनर्जागृति हुई, लोग किन किन क्षेत्रों में लोगों ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स सभी चीजें, जब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वो एक ही, उनका एक ही दिमाग तो होता नहीं, दिमाग तो अलग अलग प्रकार का होता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई साहित्यकार बनता है, कोई अलग चीज बनता है। तो इसी से फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में उन्नति हुई। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब हमने यहाँ पर पढ़ना ये है कि भाई क्या क्या उन्नति हुई, किन क्षेत्रों में उन्नति हुई और किसने की, और यही पुनर्जागरण का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ शुरू करेंगे हम। पहले तो साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे, लिटरेचर के क्षेत्र में उस टाइम पर कैसा विकास हुआ। लिटरेचर मतलब लिखने की शैली, बोलने की शैली, भाषाई शैली, मतलब भाषाई किस प्रकार से विकास हुआ। ये लोगों ने भाषा के आधार पर काव्य, पोएम्स वगैरह, ट्रेजेडी, नाटक, दुखान नाटक, स्टोरीज वगैरह लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो साहित्यकार थे वो कौन कौन से प्रमुख हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दुखांत और सुखांत नाटक भैया इस टाइम पर लिखने लगे लोग। दुखांत और सुखांत, दुखांत और सुखांत नाटक लिखा जाने लग गया। और पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, यानी 13वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। फ्रेंड्स मैंने तो कहा था 16वीं शताब्दी में हुआ था पुनर्जागरण। प्रोसेस तो पहले से चले होते हैं ना फ्रेंड्स, आविष्कार खोज वगैरह तो पहले से हुई है ना, लोग पहले से सोचने समझने लग गए, तभी तो पुनर्जागरण आगे चलकर तो कम्प्लीटली एक पुनर्जागरण जो माना जाता है वो 16वीं शताब्दी में माना जाता है, लेकिन शुरुआत 13वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी, इसे ही अग्रदूत माना जाता है। तो यहीं से खोजबीन होना शुरू हो गया था।
फ्रेंड्स 14वीं शताब्दी में नाम है बोकेसियो। ये एक गद्य खंड, एक साहित्यकार थे जो गद्य साहित्य लिखते थे, बोकेसियो। और यहाँ पे पेट्रोक, ये दो नाम 14वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी साहित्य के क्षेत्र में, बोकेसियो और पेट्रोक। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बोकेसियो को क्या कहा जाता है, गद्य शैली का जनक भी कहा जाता है। बोकेसियो किसके लिए प्रसिद्ध है, गद्य शैली के, गद्य का जन्मदाता, गद्य शैली का जन्मदाता कौन है, बोकेसियो। बोकेसियो क्या है, गद्य शैली का जन्मदाता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो पेट्रोक है, तो पेट्रोक को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, और अभी भी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गद्य शैली का जन्मदाता बोकेसियो और पेट्रोक मानवतावाद का जनक इसको माना जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स जिनकी पुस्तक आती है मैकियावेली, नाम सुना होगा, मैकियावेली जो थे ये फ्रेंड्स एक निबंधकार थे, साहित्यकार थे। तो मैकियावेली ने जो अपने साहित्य में इसने एक निबंध लिखा था। निबंध इसने अपने समाज पर लिखा था, और समाज की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा था। राजनीति और समाज का नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। राजनीति एवं समाज का नवीन दृष्टिकोण, इसने कहां पर, ये इसका जो रचना थी वो थी द प्रिंस। और द प्रिंस में ही इसने राजनीति एवं समाज का नया जो दृष्टिकोण है उसको इसमें लिखा था, द प्रिंस। तो राजनीति का जो जनक है, यानी मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक भी माना जाता है। इतिहास में आधुनिक राजनीति का जनक, आधुनिक राजनीति का जनक किसको माना जाता है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक भी माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में पढ़ेंगे बहुत सारे और भी परिवर्तन हुए थे, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर से ही संबंधित बहुत सारे विद्वान आए थे। जैसे इंग्लैंड से कौन आपका शेक्सपियर आए थे। शेक्सपियर ने भी अपने ट्रेजेडीज वगैरह, सोनेट्स वगैरह, पोएम्स वगैरह बहुत सारे लिखे हैं, जिसमें प्रमुख रोमियो एंड जूलियट जो है एक ट्रेजिक स्टोरी कही जाती है, दुखान नाटक कहा जा सकता है, रोमियो एंड जूलियट। तो यहाँ पर शेक्सपियर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो स्टोरी जो कलेक्शन है वो है रोमियो एंड जूलियट। इसके बाद बहुत सारे कुछ निबंधकार, इस टाइम के प्रमुख निबंधकार थे। मैं आपको निबंधकार बता देता हूँ। निबंधकार, इसका नाम है फ्रांसिस बेकन। पोलैंड के निवासी थे फ्रेंड्स फ्रांसिस बेकन, और ये प्रमुख निबंधकार थे। एसेइस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एसेइस्ट। और इन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी रचनाएं लिखी है, मतलब निबंध लिखे हैं। पहला तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ स्टडीज, आपको पता होगा, जिसका इंग्लिश रहा होगा ऑफ स्टडीज में अध्ययन के बारे में लिखा है कि अध्ययन हमें किस तरीके से करना है किसी चीज का, और अध्ययन करने के हमारे लिए क्या फायदे होते हैं। तो इसके बारे में इसने लिखा हुआ है। निबंधकार फ्रांसिस बेकन उस टाइम के प्रसिद्ध निबंधकार थे। तो ये पूछा जाता है कि उस टाइम पर पुनर्जागरण के समय पर
प्रमुख निबंधकार कौन थे? तो निबंधकार कौन थे? फ्रांसिस बेकन। और पुनर्जागरण के टाइम पर जो आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है वो कौन है? मैकियावेली है। द प्रिंस किसने लिखी है? तो राजनीति एवं समाज का जो नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है मैकियावेली ने लिखा है। मानवतावाद का संस्थापक किसको कहा जाता है? पेट्रो को कहा जाता है। और गद्य का जनक बोकासियो को कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत इसके अलावा भी ये महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन साहित्य के क्षेत्र में हुए हैं। एक आध मैं अभी और डिस्कस करूंगा आपके सामने और बताऊंगा। तब तक हम चलते हैं अगला जो परिवर्तन किस क्षेत्र में यहाँ पर हुआ था, कला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ इस बारे में हम देखते हैं। कला के क्षेत्र में चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, लोगों ने स्थापत्य कला में अपने घरों में डिजाइन बनाना शुरू करा, मूर्तियां बनाना शुरू किया, मूर्ति कला। और सबसे हम यहाँ पर बात करेंगे चित्रकला की। तो चित्रकला में यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपको, उतना आपको स्थापत्य कला और उसमें नहीं पूछा जाएगा। चित्रकला में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। चित्रकला के बारे में मैं बताऊंगा। तो चित्रकला जो है, चित्रकला में प्रमुख नाम आते हैं फ्रेंड्स। एक पहला नाम आता है लियोनार्डो दा विंची। सबसे पहले चित्रकला का जो जनक कहा जाता है जियाटो को कहा जाता है फ्रेंड्स। जियाटो ने बहुत सारे चित्र बनाए थे, बहुत सारे चित्रों का एक कलेक्शन बनाया था। मनुष्य की प्रकृति पर चित्र बनाए थे जियाटो चित्रकला का जनक। चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। और इसने क्या बनाया है? मानव की प्रकृति पर इसने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अगला नाम आता है, यहाँ पे तो प्रमुख नाम आता है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची भी उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मतलब प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए? तो इन्होंने बनाया फ्रेंड्स, पहला मोनालिसा का, मोनालिसा एक चित्र इसने मोनालिसा का बनाया था। और इसने बनाया दूसरा लास्ट सपर। अब इसके अंदर भी पूछा जा सकता है कि इसमें चित्रों में क्या था। मोनालिसा में एक महिला का चित्रण है, एक महिला का चित्र है मोनालिसा में। नाम तो सुना ही होगा मोनालिसा, लेकिन ये मोनालिसा कोई सुंदरी नहीं है, कोई विश्व सुंदरी या वैसा कुछ नहीं है। एक साधारण सी महिला है जिसका चित्र इन्होंने बनाया था। मतलब उस समाज में एक साधारण सी स्त्री का चित्र मोनालिसा नाम दिया है, तो वह चित्र बनाया था। दूसरा है लास्ट सपर। तो आप इसमें अगर चित्र के बारे में पूछा तो साधारण सी मनुष्य, साधारण सी महिला का चित्र। अब यहाँ पर लास्ट सपर में क्या है? लास्ट सपर में इसने जो ईसा मसीह है वो जब मरने से कुछ समय पहले वो क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ईसा मसीह की मृत्यु कैसे होती है? आप किसी को पता है? ईसा मसीह की मृत्यु किसी के द्वारा दिए जाने के भोजन के बाद होती है। जब वो भोजन करते हैं, कोई भोजन पर इनवाइट करता है और भोजन कराता है, और भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था। बैथलेहम ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, बैथलेहम में ईसा मसीह का जन्म होता है। यहाँ पर मरते कैसे हैं? खाने के बाद, यानी कुछ कोई व्यक्ति खाना देता है, खाने के बाद वो मर जाते हैं। तो जब खाने का जो दृश्य है वो यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची ने अपने लास्ट सपर में बनाया है। लास्ट सपर यानी ईसा मसीह का लास्ट सपर, जब वो खाना खा रहे थे और उसके बाद ही वो मर गए। तो खाने का जो दृश्य, उसका चित्र यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर में बनाया हुआ है। अगला नाम आता है फ्रेंड्स, अगला नाम आता है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो
फ्रेंड्स यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची के बारे में मैं और बता दूं, ये गणितज्ञ भी थे, साहित्यकार भी थे, आपके इंजीनियर भी थे, आपके वैज्ञानिक भी थे। मतलब इसमें बहुत सारा गुण था, यानी एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज यहाँ पर था लियोनार्डो दा विंची। और उसी टाइप से ये भी साहित्यकार भी थे और चित्रकार भी थे, माइकल एंजेलो। और ये भी आपका साहित्यकार, चित्रकार और गणितज्ञ ये भी थे। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा क्वालिटी जो लियोनार्डो दा विंची में पाए जाते हैं, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। तो इसके जो चित्र हैं, पहला है द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट इसने एक चित्र बनाया था और इसकी कृति है द लास्ट जजमेंट। किसने? माइकल एंजेलो ने। अगला है राफेल। अब राफेल ने जो चित्र बनाया था उसमें है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का चित्र राफेल ने बनाया है। और मैडोना का चित्र, जीसस क्राइस्ट की मैडोना, जीसस क्राइस्ट की मैडोना का चित्र। मैडोना मतलब मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसकी माता का चित्र, जीसस क्राइस्ट की माता का चित्र बनाया था राफेल ने। उसको कहते हैं जीसस क्राइस्ट की मैडोना का चित्र बनाया था राफेल ने। तो फ्रेंड्स ये चित्र पूछा जा सकता है कि जीसस क्राइस्ट की मैडोना का चित्र किसने बनाया था? तो राफेल ने बनाया था। माइकल एंजेलो ने क्या बनाया भाई? द लास्ट जजमेंट। भाई लियोनार्डो दा विंची एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, मोनालिसा का चित्र बनाया था जिसमें एक साधारण सी स्त्री, द लास्ट सपर, ईसा मसीह का लास्ट सपर, भोजन के टाइम का। जियाटो को चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे चित्रकला में कोई इतने सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से पढ़ाओ। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगले किस क्षेत्र में यहाँ इन लोगों ने प्रगति की। तो फ्रेंड इस प्रकार से फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। गैलीलियो जो था पिंडों की गति पर भार नहीं बल्कि उनकी दूरी पर निर्भर करती है, ये सिद्धांत दिया था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था इस समय पर। और यहाँ पर इस पुनर्जागरण के परिणाम क्या हुए? तो चर्च की समाप्ति हो गई, लोगों ने चर्च को मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। मानवतावादी विचारधाराओं का जन्म हुआ और धार्मिक स्तर पर तर्क की महत्व को स्वीकारा गया। विभिन्न प्रकार की यात्राएं, खोज और नए नए देशों की खोज हुई। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब वहां से आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला है गिवेटी। फ्रेंड्स गिवेटी जो था यह एक महान मूर्तिकार था फ्रेंड्स, इटली का, और इसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजा बनाया था। तो यह क्या था? एक प्रमुख मूर्तिकार था और इसने क्या बनाया था? एक सुंदर दरवाजा बनाया था। और किसके लिए बनाया था? गिरजाघर के लिए बनाया था। इसे आप याद रखिए फ्रेंड्स। अगला है इस कार्यक्रम के पुनर्जागरण के बाद तुरंत ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। और धर्म सुधार आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं वो मार्टिन लूथर। इसने धर्म को सुधारने का प्रयास किया, धर्म को नकारा नहीं बल्कि धर्म को सुधार करने का प्रयास किया था मार्टिन लूथर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला है थर्ड, बाइबिल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था वो भी इन्होंने ही किया था, मार्टिन लूथर ने। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। और उसके बाद फ्रेंड्स अगला है इस टाइम की रोमियो एंड जूलियट, शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। शेक्सपियर की रचना कौन क्या है? रोमियो एंड जूलियट। और ये क्या है? इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण अमर कृति है। जॉन विल्किंस को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहा जाता है? जॉन विल्किंस को। फ्रेंड्स यहाँ पर जॉन विल्किंस को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा पूछा जाता है। फ्रेंड्स इंग्लैंड के लेखक थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया, पुस्तक का नाम क्या है? थॉमस मोर का यूटोपिया, उसमें आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मतलब समाज का चित्र, समाज के बारे में लिखा है, मतलब एक आदर्श समाज के बारे में लिखा अपनी पुस्तक यूटोपिया में। और उसके बाद फ्रेंड्स अगला है पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो था, अभी बताया मैंने इससे पहले, फ्रांसिस बेकन। ये निबंधकार उस टाइम के थे। इटली में जो पुनर्जागरण का जो अग्रदूत जिसे माना जाता है, पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, कुस्तुनतुनिया क्षेत्र से माना जाता है। और जो इटली का जो महान जो दार्शनिक कवि हैं दांते, इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। किसको फ्रेंड? दांते को।
दांते को क्या माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। ये डिवाइन कॉमेडी भी बहुत बार पूछा जाता है कि दांते की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? डिवाइन कॉमेडी। या डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? दांते ने। इसमें स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। मतलब स्वर्ग और नरक की, कैसे आदमी स्वर्ग में जाता है, कैसे आदमी नरक में, एक यात्रा का वर्णन किया है। तो स्वर्ग और नरक की यात्रा का वर्णन किसमें है? डिवाइन कॉमेडी। और किसकी है? दांते की है। तो प्रमुख प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स। तो ये है पुनर्जागरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन के जनक मैंने आपको यहीं से बता दिया है, मार्टिन लूथर है। और इन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का भी अनुवाद किया था। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की कृति है। और जॉन विल्किस धर्म के सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स फटाफट। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।